दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेएसएससी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये हम लोग रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। और ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है कि वायरस से होने वाले रोग। लेकिन जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि वायरस से होने वाले यहाँ पर रोगों की बात होगी, जो लगभग मुझे पता ही होगा, इसलिए वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप एक बार वीडियो को देखिए तब आपको समझ में आएगा कि वायरस से होने वाले रोगों में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो इसीलिए वीडियो को देखिए। ऐसे भी मैं इस चैनल पर जितने भी वीडियोस में मैंने बात की है अभी तक, सब में कुछ इस तरह के फैक्ट्स को बताया है आपको, जो जनरली आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और आप चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं या आपने देखा भी होगा। तो उसी तरह से हम लोग वायरस से होने वाले रोगों की बात करेंगे। तो ये रिवीजन के लिए भी काम आएगा आपको, साथ साथ में कुछ फैक्ट्स ऐसे भी मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वायरस से होने वाले रोगों को जानने से पहले हमको सबसे पहले किसके बारे में जानना चाहिए? तो वायरस के बारे में जानना चाहिए कि वायरस है क्या। तो पहला बात कि वायरस में कोई भी कोशिका नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि वायरस में कोई भी कोशिका नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि वायरस जो है वो अकोशिकीय होता है। ठीक है। दूसरा बात कि क्या वायरस सजीव है? तो ये वायरस सजीव भी नहीं होता है, यानी वायरस क्या है? निर्जीव होता है। तो सवाल ये है कि फिर ये गुणन कैसे करता है? तो देखिए, होता क्या है कि जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है ना, तब ये एक्टिव हो जाता है। इसीलिए कभी कभी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कह दिया जाता है इसको। तो याद रखिएगा कि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद में आता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो वायरस जो है ये कोशिका जो सिद्धांत है उसका अपवाद है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये कोशिका इसमें होती ही नहीं है, तो इसीलिए ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। कोशिका को यहाँ पर सेल लिख दे रहा हूँ, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। अगला बात कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये आपको याद रखना है। इसकी खोज किसने की है? तो ये आपको शायद पता हो कि इवानोवस्की ने इसकी खोज की थी। इवानोवस्की। अब सवाल है कि वायरस के स्टडी को क्या कहते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके स्टडी या अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी। ठीक है। तो ये है, और इन्होंने जो इवानोवस्की ने जो खोजा था पहली बार, ये कहाँ खोजा था? तो तंबाकू की पत्तियों में खोजा था। ठीक है। इसको टोबैको मोजेक डिजीज़ भी नाम दिया था। तो तंबाकू की पत्ती में इन्होंने खोजा था और उसको नाम दिया था टोबैको मोजेक रोग। तो इसको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ये शायद आपको याद भी हो। तो इस तरह से हमने वायरस के बारे में समझा सबसे पहले कि वायरस होता क्या है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और आप समझ सकते हैं कि वायरस में डीएनए, ठीक है, डीएनए या ये आरएनए हो सकता है। जैसे जो आपने कोरोना वायरस देखा था, वो एक प्रकार का क्या था? आरएनए वायरस था। ठीक है। तो कोविड जो था, कोविड-19 आप कह सकते हैं, ये क्या था? आरएनए वायरस था। तो वायरस जो है वो डीएनए या फिर आरएनए का हो सकता है। डीएनए या आरएनए हो सकता है, ऐसा समझिए। अब देखिए, वायरस से होने वाले रोगों में ये मतलब इनको जानने से पहले एक फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। एक जो वेक्टर या वायरस है, इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है। ये एक प्रकार का नाम में इसका बैक्टीरिया है, लेकिन ये वायरस है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज इसका नाम है। और ये क्या है? तो एक तरह का वायरस है। कैसा वायरस है? तो ये पाया जाता है गंगा के पानी में। ठीक है। गंगा के पानी में ये पाया जाता है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि गंगा को पानी को लाकर आप कितने भी दिनों तक रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें यही बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जो कि सभी कीटाणुओं को वो मार देता है या खा जाता है, समाप्त कर देता है। इसी वजह से गंगा का पानी कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग बीमारियों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे नॉर्मल खांसी की या जुकाम की, सर्दी जुकाम नॉर्मल जो है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉमन कोल्ड। ठीक है। नॉर्मल सर्दी जुकाम जानते भी होंगे, इसलिए हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये होता किस वायरस से? तो ये होता है रीनो या राइनो वायरस से। ठीक है। रीनो या राइनो वायरस से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये जो है फैलता कैसे है? तो हवा से फैलता है, एयर से फैलता है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं डेंगू। तो डेंगू जो है ये भी वायरस से होता है। किस वायरस से होता है? तो याद रखिएगा, अरबो वायरस इसका जनक माना जाता है, अरबो वायरस। अब सवाल है कि वाहक कौन है, यानी किसके वजह से होता है? तो एडिस इजिप्टी नाम का एक मच्छर है, उसके वजह से होता है।
ठीक है, एडिस एजिप्टी, शायद इसका नाम आपने सुना भी होगा या आप जानते भी होंगे। तो एडिस एजिप्टी के वजह से होता है, यानी वही इसका वाहक है। और इसमें होता क्या है, तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है वो घट जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो है वो क्या होता है, वो घट जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और डेंगू को हम लोग क्या कह देते हैं, तो इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कह देते हैं। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग अगला अगर बात करें तो अगला है हमारे पास 2, जिसमें एक है चिकन पॉक्स और दूसरा है स्मॉल पॉक्स। तो दोनों में वायरस को लेकर, मतलब जो जनक है उसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चिकन पॉक्स जो होता है ना, वो होता है वेरिसेला जोस्टर के कारण, यानी वेरिसेला वायरस है इसका। ठीक है, वेरिसेला। और जो स्मॉल पॉक्स है वो जिस वजह से होता है उसको कहते हैं वेरियोला वायरस। ठीक है, तो वेरिसेला वायरस और यहाँ पर वेरियोला वायरस। तो इसको याद कैसे रखें कि कौन किस में है, तो देखिए वेरिसेला में सी लगा हुआ है और यहाँ पर भी सी लगा हुआ है, यानी चिकन पॉक्स वाला वेरिसेला वाला होगा। तो इस तरह से ये दोनों को आप याद कर सकते हैं। बाकी इस चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स के बारे में आप जानते भी होंगे। और स्मॉल पॉक्स के जो टीके की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर का नाम आपको याद होगा। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो वो स्मॉल पॉक्स वाला टीका का ही था। और जेनर को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि ये पहला टीका था जो किसी के द्वारा बनाया गया था, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण का जनक कहा जाता है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला, तो अगला है पोलियो। ठीक है, तो पोलियो जो होता है ना, ये पोलियो वायरस के कारण ही होता है, तो इसका वायरस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसके वजह से होता है, तो घरेलू जो मक्खियाँ हैं इन्हीं की वजह से हो जाता है, घरेलू मक्खियाँ। ठीक है, इनके वजह से होता है। और इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है, नर्वस सिस्टम जो है वो प्रभावित हो जाता है। और अब 1-2 फैक्ट और याद रख सकते हैं कि 24 अक्टूबर जो है ये पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर जो है ये दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। और इसके लिए जो वैक्सीन है, एक ओरल वैक्सीन है, ओरल, जो आप देखते हैं जनरली पिलाया जाता है बच्चों को। तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था सेबिन ने, अल्बर्ट सेबिन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, उसका आविष्कार जिसको IPV कह दिया जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था, तो उसका किया था जोनास सॉल्क ने। तो सॉल्क का नाम भी आपने सुना होगा। तो ओरल वाला सेबिन है, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और बाकी जो बचा है वो साल्क वाला है। उसके बाद अगला हम लोग वायरस की बात करें या रोग की बात करें तो वो है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा समझ जाइएगा। अब इसमें देखिए रोग जनक क्या है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, और ये हवा के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा। ठीक है, और ये बच्चा बूढ़ा को ज़्यादा होता है, और इस पर भी सेम है, फीवर थकान वगैरह हो जाएगा, श्वास और गैस वगैरह की समस्या भी हो जाती है। तो इन्फ्लुएंजा याद रखिएगा, ये हवा से फैलता है और ये क्या है, वायरस से संबंधित रोग है। अगला हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस। तो देखिए हेपेटाइटिस जो है ना, ये वायरस से संबंधित रोग है। ठीक है, हेपेटाइटिस। और 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है दिवस। ठीक है, हेपेटाइटिस दिवस, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे हेपेटाइटिस जो है, इसमें से सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस, इसमें कई प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, जिसमें जो हेपेटाइटिस बी है ये सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, सबसे खतरनाक, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो भी ये हेपेटाइटिस वाली ये जो रोग हैं, याद रखिएगा कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। कहने का मतलब ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकते हैं। इस वजह से हेपेटाइटिस जो है काफ़ी ख़तरनाक बीमारी माना जाता है। ठीक है, और ये लीवर वगैरह को भी फेल कर देता है। और भी कुछ प्रकार हैं, लेकिन उतना जानना अंदर इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अगला जो वायरस है वो है रूबेला वायरस। तो रूबेला वायरस की बात करें अगर, रूबेला वायरस, तो रूबेला वायरस जो है देखिए, ये इसके वजह से जो बीमारी होता है उसे कहते हैं खसरा। ठीक है, खसरा जो फैलता है वो इसी रूबेला वायरस के कारण होता है। और खसरा के लिए ना एक वैक्सीन है जो आपको याद रखना होगा, MMR वैक्सीन क्या है, तो ये मम्प्स एक बीमारी है, मम्प्स, जिसको गलसुआ कह दिया जाता है, गलसुआ। और एक है मिजल्स बोले तो यही खसरा को मिजल्स कह दिया जाता है। और R से होता है रेबीज़, यानी तीनों ही वायरस वाला ही बीमारी है।
और इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जो टीका का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही कहते हैं MMR टीका। ठीक है, तो याद रखिएगा यही है खसरा। MMR टीका का यूज होगा खसरा को ठीक करने के लिए, और ये भी वायरस से होता है। और इसमें होता क्या है कि तो आंत में इन्फेक्शन हो जाता है इस खसरा में। ठीक है, आंत को प्रभावित करता है, यानी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। अगला बात करें वायरस जनित रोग में, तो इबोला आ जाता है। इबोला, तो इबोला में क्या होता है, तो ये पहला बात आपने सुना भी होगा, चर्चा में भी था काफ़ी, कि ये चमगादड़ों से फैलता है। ठीक है, चमगादड़ों से। इस प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज़ है, यानी जानवरों से फैलने वाला, जानवर से जो मनुष्य में रोग आता है उसी को कहते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो इबोला भी क्या है, जूनोटिक डिजीज़ है। इसके अलावा इसमें भी वही है, फीवर होगा। ठीक है, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह हो सकता है, मसल्स में पेन वगैरह हो सकता है, तो ये सारा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निपाह, अभी चर्चा में भी है निपाह वायरस। तो ये भी क्या है, वायरस से होने वाला रोग है, और ये भी एक तरह का जूनोटिक डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है, दिमागी बुखार हो जाता है, दिमागी बुखार। इसके अलावा देखिए अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू, तो ये भी स्वाइन फ्लू क्या है, ये भी वायरस से होने वाला रोग है, और ये जनरली फैलता किससे है, तो सूअरों से फैलता है, सूअर से। यानी जो लोग सूअर से या सूअर के संपर्क में रहते हैं या सूअर का मांस वगैरह खाते हैं, तो उनमें स्वाइन फ्लू ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें भी वही है, बुखार, सर्दी, खांसी ये सब हो जाता है। इसके अलावा अगला जो रोग है वो है बर्ड फ्लू। ठीक है, बर्ड फ्लू। और ब्लड फ्लू रोग जो है ये होता है H5N1 वायरस के कारण, आपने सुना भी होगा, H5N1। तो ये मुर्गी या मुर्गा जो भी आप खाते हैं चिकन वगैरह से ये फैलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने मम्प्स को देखा था, तो मम्प्स भी क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होता है। और इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार है वो है पैरामिक्सो वायरस। तो इसको याद रखिएगा, पैरामिक्सो वायरस जो है ये है मम्प्स के लिए जिम्मेदार वायरस। और ये प्रभावित किसको करता है, तो याद रखिएगा ये लारीय ग्रंथियों को प्रभावित करता है। ठीक है, लारीय ग्रंथि, लार वाली जो ग्रंथि है जो लार बनाती हैं, वहाँ पर ये प्रभावित करता है, उस अंग को प्रभावित करता है। अब हम लोग अगला और लास्ट की बात करेंगे, वो है HIV एड्स की बात कर रहे हैं। तो HIV एड्स जो है एक प्रकार का ये कैसा वायरस है, तो याद रखिएगा RNA वायरस है, RNA वायरस। ठीक है, और इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जिसमें एलिसा एक काफ़ी फेमस टेस्ट है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा एक और टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी, ये भी HIV से जुड़ा हुआ है, और ये कंफर्म करता है कि HIV किसी व्यक्ति को है या नहीं है। अब देखिए जो HIV वायरस है इसका फुल फॉर्म आप जानते भी होंगे कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसको कहा जाता है, और ये रेट्रो फैमिली का ही वायरस है, यानी RNA फैमिली का ही है। और ये बहुत जल्दी अपना जो प्रतिरूप है, ये म्यूटेंट है, उसको बनाता है, और इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है। और ये क्या होता है कि ये वायरस जो है ब्लड में आपका प्रवेश करता है, खून में प्रवेश करता है, और खून में प्रवेश करने के बाद क्या करता है, तो WBC का भक्षण कर देता है, यानी WBC को मार देता है। ठीक है, और धीरे धीरे WBC मरता चला जाता है। WBC में एक जो इसी का पार्ट है T लिम्फोसाइट। तो याद रखिएगा T लिम्फोसाइट को ही ये अटैक करता है, क्योंकि T लिम्फोसाइट ही हमारे शरीर में जो रक्षा का काम है वो करता है। ठीक है, तो T लिम्फोसाइट को ये मार देता है। इसी वजह से HIV को इतना खतरनाक माना जाता है। उससे क्या होता है कि आपका शरीर का जो इम्यून पावर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और इंसान जो है वो धीरे धीरे करके मरने लगता है। अब सवाल है कि HIV फैलता कैसे है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी हॉस्पिटल में गए आप और किसी व्यक्ति को सिरिंज पहले से लगाया हुआ था, और वही सेम सिरिंज आपको उसी से आपके ऊपर मेडिसिन या आपको मेडिसिन चढ़ा दी गई, तो उससे फैल सकता है। या फिर अगर किसी मान लीजिए माता को है पहले से, तो उस माँ से उसके बच्चे में जा सकता है। ठीक है, तो माँ से बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि जानते हैं ब्लड टू ब्लड टच होने से ये ज़्यादातर होता है। या आप किसी ऐसे व्यक्ति का आपको ब्लड चढ़ा दिया गया जो पहले से संक्रमित था, तो हो सकता है। या फिर आप कहीं मान लीजिए किसी नाई के दुकान पर गए हैं, वहाँ पर किसी ब्लेड से उसने किसी का बनाया, और ब्लेड से उसका कहीं पे कट हो गया, और उस कट से जो ब्लड निकला वो उस ब्लेड पर लग गया, और उसी ब्लेड से आपका जब बनाया गया तो आपका भी कहीं मान लीजिए कट गया, और उस तरह से कनेक्शन, यानी ज़्यादातर ब्लड टू ब्लड कनेक्शन से ही ये फैलता है, इसको याद रखिएगा। या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का ऑर्गन ले लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ये कंडीशन जो है वो बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये इसके अलावा सबसे ख़तरनाक है STD, यानी ये जो सेक्सुअल गतिविधियां हैं उससे ज़्यादा फैलता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अभी तक केस देखा गया है वो 80% इसी से फैला है, ठीक है। तो ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। और किससे नहीं फैलता है, कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो मच्छरों के काटने से ये नहीं फैलता है। मान लीजिए कोई मच्छर HIV वाले को काटा, फिर आपको काटा, तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, या अगर आप किसी HIV वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो भी नहीं फैलता है। इसके अलावा अगर उस कहीं पे टॉयलेट आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कोई इस टाइप का व्यक्ति गया हो तो भी नहीं, या फिर किसी के साथ में बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, उसको ऑलरेडी HIV है तो उससे भी नहीं फैलता है, या उसका अगर आप कपड़ा वगैरह भी पहन रहे हैं तो उससे भी नहीं फैलता है। यानी एक ही पॉइंट इसमें ध्यान में रखना है कि ये तभी फैलेगा जब ब्लड टू ब्लड टच होगा, यानी ब्लड टू ब्लड कनेक्शन होगा, तभी फैलेगा। और इसके लिए HIV के लिए एक मेडिसिन है जो काफ़ी फेमस मेडिसिन है, वो है एजिडोथाइमिडीन, ठीक है, एजिडोथाइमिडीन। तो इस तरह से वायरस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।